Hello, I am audible to everyone. Yes, sir. Okay, good morning everyone. तो हम लोग डिस्कशन आज करने वाले हैं संडे का हमारा जो टेस्ट हुआ था नीट और उसका मेंस का। तो पहले कौन सा डिस्कस करें, नीट का कि मेंस का? सर मेंस का। हाँ चलो पहले नीट का करते हैं, ठीक है। ठीक है, सबने अटेम्प्ट किया नीट का पेपर? अच्छा एक काम करो, आप लोग का जो भी टेस्ट होता है, जैसे कुछ लोग मेंस का देते होंगे, कुछ लोग नीट का देते होंगे, ठीक है। लेकिन टेस्ट के बाद आप लोग दोनों एक बार देख लो, ठीक है, ताकि जब डिस्कशन होता है तो फिर आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस का कर रहे हैं या सिर्फ नीट का कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका फायदा होगा, ठीक है। तो नीट का पहले कर रहे हैं हम लोग। नीट में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कुछ डाउट है हमारा? हाँ 1 to 5 में कुछ डाउट नहीं है? चलो ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। 6 to 10? हेलो, 6 to 10 में कुछ डाउट नहीं है? आप लोग बोलो कुछ, यस या नो कुछ तो बोलो। क्या पूछे सर? हम कह रहे हैं 6 to 10 में कुछ डाउट है? हम लोग जो संडे का पेपर डिस्कस किए थे। जी नहीं है सर, सब सॉल्व हो गया सर। एक मिनट, ये एक मिनट सर रुको, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अच्छा आई थिंक आप लोग गलत जगह ज्वाइन कर लिए हैं। यहाँ पे अभी क्लास 12th का क्लास चल रहा है, ठीक है। तो आप ओके ठीक है, आप लॉग आउट कर लीजिए, ठीक है। ये हर्ष ने ज्वाइन कर लिया था, उसका उस पे होगा ना, आप मीटिंग आईडी उसका डाल। ओके चलो ठीक है। तो आप लोग बताओ, नीट में कुछ डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आगे बढ़े। सर 48, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48? यस सर। एक मिनट रुको, 48 कहाँ? 45 ही क्वेश्चन थे ना? सर मतलब क्वेश्चन नंबर तो वैसे आया था। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक था नीट में? 46 था, 46 to 90। 6। यस सर। अच्छा, तो आपको डाउट है 48, तो मेरे पास जो होगा उसमें ये थर्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 48 देखते हैं क्या है। ये वाला क्वेश्चन है ना, ए से NH3 डाल रहे हैं। यस सर। हाँ चलो इसको देखते हैं। A to B in the following sequence, रिडक्शन करके ये आया। अच्छा ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, इससे डी बना, फिर इसमें हमने क्या किया, CHCl3 डाला अल्कोहलिक KOH के साथ, तो इससे C बना। फिर इसका हमने रिडक्शन कराया, तो क्या बना, CH3 CH3। अच्छा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और फिर NH ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ कुछ जब ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग थोड़ा रिकॉल किया करो, ठीक है, कि ये वाला रिएजेंट कहाँ कहाँ यूज करते थे, ये वाला रिएजेंट कहाँ कहाँ यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ की पॉइंट दिख रहा है। ये वाला रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ आया था बताओ, थोड़ा सा गेस करो। सर वो एलिमिनेशन, कौन सा? बीटा एलिमिनेशन सर। बीटा एलिमिनेशन?
हाँ वो हाँ ठीक है, वेरी गुड। नहीं, अल्कोहलिक KOH वहां पे आता है हमारा, जो आप कह रहे हैं। RCl से हमारा इसमें अल्कोहलिक KOH डालते हैं, सॉरी CH2 RCH2Cl है हमारे पास लेटेस्ट से सर ये वो लेटेस्ट। कार्बिलामाइन रिएक्शन है क्या? हाँ, कार्बाइलामाइन रिएक्शन, वेरी गुड। ठीक है, तो ये रिएजेंट हमारा क्या होता है, कार्बाइलामाइन रिएक्शन में यूज होता है। अब कार्बाइलामाइन रिएक्शन में होता क्या है, हमारे पास कुछ ऐसा रहता है, RNH2 रहता है हमारे पास। ठीक है, उसमें हम ये चीज डालते हैं, CHCl3 अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले जाते हैं और यहाँ पे एक कार्बन आ जाता है, RN ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, ये बन जाता है हमारा। ठीक है, इसको सस्ता मैकेनिज्म इसका हम बताते हैं आपको। सस्ता मैकेनिज्म इसका ऐसे होगा, RN। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो वन अमाइन होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा RNH3। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, कार्बन है, Cl है, Cl है, Cl है, H है। ठीक है, इन दोनों के बीच बेसिकली रिएक्शन होता है और हम लोग सस्ते में ऐसे लिखते हैं, HCl यहाँ से उड़ा दो, HCl यहाँ से उड़ा दो, HCl यहाँ से उड़ा दो। ठीक है, तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच क्या आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म अगर आपको समझना है तो फिर थोड़ा डिटेल में समझना होगा, इसको टाइम देना होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले कार्बीन रेडिकल बनता है, CCl2 रेडिकल बनता है, फिर वो इस पे लोन पेयर पे अटैक करता है और फिर डिस्कस करें क्या, या फिर इससे हो जाएगा? हो जाएगा, छोड़ दीजिए। ठीक है, ओके। लेकिन इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा कार्बाइलामाइन रिएक्शन। और ये कहाँ आया था, CHCl3 और KOH, थोड़ा रिकॉल करो आप हेलो लोग। सर, हाँ हेलो। ये कौन से क्लास का चल रहा है सर? अरे विपुल, आप इधर क्या कर रहे हैं? आपका उधर क्लास 11th का अलग मीटिंग आईडी है, आप ग्रुप पे चेक करिए। ठीक है, वो तो ये सर, तो ये वाला तो वही है ना, मतलब इसी पे रोज होता है नहीं, फिजिक्स, तो हम ये। हाँ इस पे रोज होता है, आज अलग हो रहा है। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो ठीक है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर, ये समझ में आया ये स्टेप? अब तो इसके आगे हो जाएगा। कार्बाइलामाइन से आपको C मिल गया, फिर इसका आपने क्या किया, रिडक्शन। रिडक्शन मींस क्या, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब आप ऐड करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लुक जाएगा और ये RNH CH3 ये हो जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, मतलब ये हमारा R क्या है, R हमारा ये चीज है। ठीक है, तो A का स्ट्रक्चर फिर आप इससे डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और बताओ। सर 51। 51, अच्छा आपका 51 है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए शायद। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? C7H8। हाँ, C7H8 वाला। C7H8 करके हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें हमने 3 क्लोरीन किया, किसके साथ, हीट के साथ। ठीक है, जब भी हीट हो या फिर HME हो, मतलब क्या होता है, फोटो क्लोरीनेशन, या फिर वो जो बोलते हैं ना हैलोजिनेशन, वो हो रहा है। उससे हमारा A बन गया। A पे हमने क्या किया, Fe और Br2 ऐड किया। ठीक है, तो B बन गया। B पे हमने क्या किया, Zn और HCl डाला। Zn HCl डाला तो ये C बन गया। ठीक है, तो पूछ रहा है प्रोडक्ट C क्या है। अच्छा, C6H7, जब भी ऐसा कार्बन का नंबर अगर आपको C6H6 के आसपास हो तो एज्यूम कर लेना कि इस कंपाउंड में बेंजीन है ही। ठीक है, ओके सर। उसके अलावा इसमें क्या है, बेंजीन अगर हटा दो तो एक CH3 और है। ठीक है, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल पक्का यही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी देखो, सारे ऑप्शन में आपके टोलुइन 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 दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब टोलुइन कहीं ना कहीं से इसमें आया होगा। अब यहाँ से करो, 3Cl2 अपने क्लोरीन डाला इसमें, तो फिर ये क्या बनेगा, CCl3 बन जाना चाहिए। ठीक है, क्लोरीन 3Cl डाल रहा है, तो ये हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है। हैलोजिनेशन में फ्री रेडिकल जिधर स्टेबल बनेगा उधर हमारा क्लोरीन जुड़ेगा, तो ये हमारा इधर इधर जुड़ जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ये हमारा हो गया कंपाउंड A।
ठीक है। FeBr2 क्या करेगा, ये हैलोजिनेशन है ना, EAS में हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, याद है, उसमें ये चीज पढ़े थे। FeBr क्या करेगा, ब्रोमिनेशन करा देगा, ठीक है। तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा Fe प्लस Br2, और यहाँ पे क्या है, Br प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है, दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। और ये CCl3 कैसा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग? हाँ, डीएक्टिवेटिंग। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पे कहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, अटैक होगा, मेटा पोजीशन। हाँ, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे अटैक कर दो, और फिर हमारा कंपाउंड क्या होगा, 261 CCl3 Br आ गया इधर। और इस पे हमने क्या किया फिर, ZnHCl। अब ZnHCl रिडक्शन करता है, ठीक है, इसमें रिडक्शन होता है। RCl से, आप लोगों ने पढ़ा होगा, RCl से RH बनाता है, अल्कोहल बनाता है, ठीक है। तो ये फिर टॉल्यूइन बन जाएगा, यहाँ पे CaCl3 का यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये Br हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, मेटा ब्रोमो टॉल्यूइन, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस सर, 50 वाला भी सर। और कौन सा क्वेश्चन? 50 46 50 नंबर। यस सर। 50 सर। 50 यस आइसोमेराइजेशन रिएक्शन वाला। सर, यस सर, यस सर। तो A से B हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा S। अच्छा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को ये याद रखना होगा, log K इज इक्वल टू डेल्टा S नॉट अपॉन R माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 RT, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। अब क्वेश्चन में जो हमारे इक्वेशन दिया है वो क्या है, log K इज इक्वल टू 4 माइनस क्या है, 2000 अपॉन T, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसको आप कंपेयर करेंगे तो फिर पता चलेगा डेल्टा एस अपॉन आर क्या है, यहाँ पे 4 है, और डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर क्या है, हमारा 2000 है। तो इससे डेल्टा एस का वैल्यू आर के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ये इक्वेशन आप लोग को याद रखना, ठीक है। और बताओ कौन सा क्वेश्चन? सर 46 कैसे? 46। हाँ सर। 46 नंबर, रिएक्शन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मेथॉक्साइड। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये हमारा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका हमने रिएक्शन किसके साथ कराया, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ, NaOMe, ठीक है, सोडियम मेथॉक्साइड। तो इससे क्या बनेगा, एक घंटे बाद, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट में मिलेगी दोनों, तो एक घंटे में ये यहाँ पे आएंगे और ये यहाँ पे आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या? ये तो एकदम इजी तरीके से आपने सॉल्व किया। इसी को रिलेटिव वेलोसिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। सबसे पहले तो इधर से सब्स्टिट्यूशन हो जाए, सब्स्टिट्यूशन 3 डिग्री, अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो चूंकि ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री है तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूशन चलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, OMe, ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो। या फिर अगर इसमें एलिमिनेशन हो गया तो एलिमिनेशन भी E1 मैकेनिज्म से चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, और हमारा ये आइसोब्यूटाइलिन बन जाएगा, ठीक है।
अब डिपेंड करता है यहाँ पे SN1 होगा कि SN2। तो यहाँ पे कुछ कुछ फैक्टर्स है जो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर हाई हो तो क्या होता है, इल्यूमिनेशन डोमिनेट करता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। दूसरा हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कहो या फिर न्यूक्लियोफाइल कहो, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अगर हमारा वीक हो, एक सेकेंड, न्यूक्लियोफाइल अगर हमारा वीक हो तो SN1 हो जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस भी हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें दो पॉसिबल आंसर होने चाहिए। इसमें एक तो हमारा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, आइसोब्यूटाइलिन बन जाए, या फिर ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये बन जाए डी। तो बी और डी दोनों हो सकता है। जनरली ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में। एग्जाम में अगर उसको ये चीज क्लियर करना होगा तो वो टेम्परेचर दे देगा, ठीक है। अगर उसको एलिमिनेशन करवाना है तो यहाँ पे टेम्परेचर हीट ऐसा सिंबल बना देगा, ठीक है। तब हम लोग ये प्रोडक्ट देखेंगे, फिर ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में दोनों हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ओके सर। और बताओ, तो फर्स्ट टाइम जब ये दोनों मीट करेंगे, और कौन क्वेश्चन, दोनों ड्राइवर एक दूसरे को देखेंगे, 59। दोनों ड्राइवर पास में होंगे। 59। बाद में ये भी टू डायरेक्ट, फिर लास्ट में क्या होगा कि ए जो ट्रेन है वो ऐसे चली गई, मतलब 59 वो बी जो है 59 इस तरफ चली गई। तो लास्ट में in the reaction लास्ट this जो भी this बटेगा this वो एक दूसरे के साथ में 59 नहीं है ना, फिनॉल वाला। सिग्नल दिखाता है। सर यस सर। वो दोनों जो पर्सन है ट्रेन में, वो दोनों एक दूसरे को, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये समझना है सबको, फिनॉल है अपने पास, ठीक है ना। अपने पास फिनॉल है, ये ठीक क्या है। है कि ये इस पे हमने NaOH डाला, क्या होगा, इसका लेंथ 100 मीटर, मतलब लेंथ, बोलो बोल को। और बी जो ट्रेन है इसका भी लेंथ है, फिनॉक्साइड है। हाँ, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, H+ निकल जाएगा हमारे बेस से, बेस के कारण, और यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, फिर सोडियम फिनॉक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या डाला है सेकेंड स्टेप में इसने, CO2 प्लस HCl, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन है, किसी को पता है, ऑलवेज रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, CO2 एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, इसका मैकेनिज्म देखना है, चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। दिस इज ऑल्सो समथिंग लाइक EAS ओनली, O- है हमारे पास, और ये हमारे पास CO2 है, ठीक है। CO2 प्लस HCl है। तो ये दोनों आपस में कैसा रिएजेंट बनाता है, C डबल बॉन्ड O एक तरफ शिफ्ट करा दो तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और H+ उसके साथ बॉन्ड बना लिया। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है। दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर हमारा रिंग बहुत हाईली एक्टिवेटेड है क्योंकि O- है, ठीक है। सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप जितने भी होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, उसमें सबसे पावरफुल ये O- होता है, ठीक है। उसके बाद फिर होता है NR2, उसके बाद होता है NH2, ठीक है। उसके बाद आता है OH, लाइक दिस, इस तरह से। तो O- क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये रिंग हमारा हाईली एक्टिवेटेड है, इसीलिए CO2 जैसा वीक इलेक्ट्रोफाइल भी इस पे अटैक कर पा रहा है, ठीक है। तो रिंग यहाँ पे एक्टिवेटेड होना चाहिए। अगर सीधे बेंजीन पे अगर CO2 HCl करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फिनॉक्साइड है, रिंग हाईली एक्टिवेटेड है, इसलिए ये अटैक कर पा रहा है, ठीक है। तो एक्टिवेटेड है तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ऑर्थो पे कराते हैं, O-, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O,
OH, ठीक है, और HCl है ही सॉल्यूशन में, तो एक H+ यहाँ पे भी कहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, साइलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा OHCOOH, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। यस और सर। बताओ कौन क्वेश्चन? सिक्सटी सेवन मतलब 22, अच्छा 67 अभी हम क्या करते हैं, 67 इक्वल अमाउंट्स आर डिसॉल्व्ड इन इक्वल, ये वाला ना? यस सर। ड्राइवर के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड इन इक्वल अमाउंट्स ऑफ टू सॉल्वेंट्स, अच्छा द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ट्वाइस ऑफ बी, तो ग्राउंड MnB, ये जो ड्रेन है वो अच्छा सॉल्वेंट हमारे पास दो है, यहाँ से यहाँ एक तक हमारा होगा। सॉल्वेंट A है, एक सॉल्वेंट B है, ठीक है। और उसमें क्या किया, इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला हमने, ठीक है। लेट अस से W ग्राम ऑफ सॉल्यूट डाला, इसमें भी W ग्राम ऑफ सॉल्यूट डाला, ग्राउंड के रिस्पेक्ट and the lowering of vapor pressure for solution A is twice of the lowering of vapor pressure of B, अच्छा इक्वल टू, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, P नॉट माइनस, बोलो P अपॉन P नॉट, ठीक है। ये होता है रिलेटिव लोअरिंग। कहीं भी अगर ये A के लिए हम लोग देख रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, ठीक है। और इसका हम लोग अगर देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा शायद। यस सर, बी होना चाहिए ना सर। क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, 36 जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखा है वो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होना चाहिए सर, लेकिन वो तो ए और बी तो अलग कंटेनर में, तो कैसे? तो सर सॉल्यूट का 7.2 हाँ सॉल्यूट का, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। होगा क्या? एक सेकेंड ठीक है ना। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है हमारा, A सॉल्यूट नहीं है ना? नो सर। ए के रिस्पेक्ट में बी का जो डिस्प्लेसमेंट है तो वो उसको हो क्या जाएगा करें, 200 मीटर, एक क्योंकि सेकेंड तो फिर यहाँ तो अप्लाई नहीं कर सकते। पीछे चला गया, हाँ स्पीड हो जाएगा 100, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। मोल तो फ्रैक्शन आप ऑफ सॉल्यूट, कौन से भी फिगर में सॉल्व कर सकते हैं, आपको इससे इजी होगा, ठीक है। लेकिन सभी फिगर में ठीक है ना। तो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही लिया है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हमने n मान लिए, ठीक है। ये इसको ऐसे काट लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा A है, सॉरी n है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमारा Na है, ठीक है। कायदे से ये Na प्लस n होना चाहिए, ठीक है, ये Na प्लस n होना चाहिए। सिमिलरली इसका अगर आप निकालो तो P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट फॉर B, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन NB प्लस n, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन सही है। n हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट हमने इक्वल डाला है दोनों में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी मतलब इक्वल ही डाला है, तो n इसीलिए हमने कॉमन ले लिया दोनों में, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। फिर अपन क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2, तो ये ठीक है। तो P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट फॉर A अपॉन P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट फॉर B, दिस इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस n अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस n, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, हमको जैसा लग रहा है कि इसने अप्रोक्सीमेशन लिया है, ठीक है। जनरली जब हम लोग सॉल्यूशन में लेते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कभी कभी ऐसे ऐसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, n अपॉन दिस इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, ठीक है, क्योंकि n बहुत छोटा नंबर होगा इन कंपैरिजन टू Na, ठीक है। ऐसा अप्रोक्सीमेशन किसी किसी क्वेश्चन में लेते हैं,
हालांकि जब एग्जाम में अगर देगा तो उसको देना चाहिए कि आपको ऐसा अप्रोक्सीमेशन लेना है, लेकिन यहाँ पे उसने ऐसे ही ले लिया, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हम लोग कैसे निकालेंगे, जो इक्वल वेट है, इसका वेट अगर आप क्या बोलते हैं m मान लो, इसका भी वेट m मान लो, तो इक्वल वेट में हमने डिसॉल्व किया, तो m अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ b दैट इज mb इनटू na हमारा क्या हो जाएगा ma अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ m, ठीक है। तो यहाँ से आपका इसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, क्या दी हुई है 2, m कट गया, 2 इज इक्वल टू ma अपॉन mb, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इक्वेशन से जो आपने पढ़े होंगे, ओके सर। इक्वेशन से यार ये तो ये क्वेश्चन में ये आपको थोड़ा ध्यान देना था, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेना था, इसको na प्लस n को अप्रोक्सीमेटली लेने के लिए, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। और बताओ Yes, और sir. और कौन सा क्वेश्चन? 72 73, अच्छा 73 मतलब 18 नंबर, XeO4 याद आ जाएगा और क्लियर होगा। लेकिन और भी इसमें ये वाला क्वेश्चन ना, थोड़ा डिटेल में Gas X can be easily liquefied in comparison to gas Y. तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जरूरत पड़ेगा। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 73, अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 नहीं ना, ठीक है। तो हम हाँ ठीक है 28, इसी क्वेश्चन से XeO4 नहीं, गैस X गैस X गैस बात Y, आपको याद ठीक है। रखनी पड़ेगी। गैस X X Y इजीली लिक्विफाइड इन कंपैरिजन टू वंडर अज्यूम करते हैं कि एक्सेलरेशन तो जिसका a का वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा है। हाँ, जिसका a का वैल्यू ज्यादा होगा उसके अंदर वंडरवॉल कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा इजीली लिक्विफाई हो जाता है। a जो होता है हमारे आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी रियल गैस इक्वेशन में a जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा क्या होगा, उसका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका क्या होगा, हाई होगा, और उतना ही ज्यादा इजीली वो क्या होगा, लिक्विफाई होगा, ठीक है। ये सब तो पढ़ाया था आप लोगों को क्रैश कोर्स में, जब 11th का जब क्रैश कोर्स कर रहे थे तो। और बताओ सर 79 सर सॉलिड स्टेट का है, कैसे मतलब 70 सॉलिड स्टेट नहीं हुआ अभी तक आप लोग को पढ़ाई? नहीं सर सिलेबस हट गया था। अच्छा तो क्या काम करते हैं हम लोग का, जो फ्राइडे को क्लास होगा उसमें सॉलिड स्टेट करते हैं, ठीक है। आज इवनिंग को हम लोग सॉल्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस एक्चुअली बहुत वास्ट चैप्टर है, तो हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस है वो आपको दे देंगे, ठीक है, और नोट्स अपने पूरे चैप्टर का दे देंगे, तो आप लोग नोट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसको बेसिकली आपको पूरा चैप्टर रटना है, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, तो धीरे धीरे करके आप रटते रहिए, ठीक है। और एक और चीज, इनऑर्गेनिक के साथ क्या होता है, स्पेशली सॉल्ट एनालिसिस जो चैप्टर है, तो हम लोग का टेंडेंसी होता है एक बार याद करके हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो वैसे नहीं चलेगा, तो हम लोग को क्या करना है, एक बार याद करना है फिर उसको भूलना है, ठीक है, फिर दोबारा याद करना है फिर भूलना है, फिर तिबारा याद करना है फिर भूलना है। तो अगर 4-5 बार सेम चीज आप याद करके भूले हैं और फिर एग्जाम में भूलते हैं तो शायद याद आ जाए, है ना, लेकिन अगर एक बार याद करके भूले तो पक्का याद नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को वैसे करने का, एक बार पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ने का, फिर भूल जाने का, फिर एक बार फिर से पढ़ने का, फिर भूल जाने का, फिर भूल जाने का, इस तरह से बारी बारी से आपको प्रैक्टिस करना है। अनलाइक अदर चैप्टर, जैसे एक बार आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया तो आप एक सेटिंग में बैठेंगे, हाइड्रोकार्बन के 100 सवाल लगा देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को वैसे नहीं करना है, एक बार ये चैप्टर पढ़ना है, फिर उस चैप्टर का 10 सवाल लगाना है, ठीक है। फिर एक हफ्ते बाद जब सब भूल जाओ फिर 10 सवाल लगाना है, ठीक है। फिर एक हफ्ते बाद फिर सब भूल जाओ फिर 10 सवाल लगाना है, ठीक है। तो इससे 3-4 बार आपका क्या होगा, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सो ये चैप्टर, ये ट्रिक है इसका, सॉल्ट एनालिसिस का, हम लोग ऐसे ही किए थे, ठीक है। ठीक, तो सॉलिड स्टेट पे आते हैं। सॉलिड स्टेट का ये क्या सवाल है, 79 मतलब 32 34 3 elements A, B, C crystallized to form occupy the corners, they occupy the cube centers and atoms see the edges. अच्छा, occupy the corners, ठीक है।
तो हम थोड़ा सा इसका आइडिया देते हैं आपको सॉलिड स्टेट का, यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें हमारे पास, ए बी और सी। ए कहाँ कहाँ ऑक्युपाई कर रहा है, ए ऑक्युपाई द कॉर्नर, सी हमारा कॉर्नर से ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, बी हमारा क्या ऑक्युपाई कर रहा है, बी ऑक्युपाई द क्यूब सेंटर, क्यूब का जो सेंटर है वो ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, सी हमारा क्या ऑक्युपाई कर रहा है, सी ऑक्युपाइज द एजेस, एजेस। ओके, ठीक है, चलो ठीक है। तो हमारे जो कॉर्नर, पहले हम लोग ए को देखते हैं, एक मिनट, एक दो और पेन लेते हैं ताकि अलग अलग से आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। एक मिनट वेट करो। सर आपका माइक म्यूट है। हाँ ठीक है, तो ए हमारे का है सारे कॉर्नर्स पे है, तो सारे कॉर्नर्स पे हम लोग क्या करेंगे, ए 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 ए। ठीक है, तो एक यूनिट सेल के अंदर हमारे ए कितने हो गए, 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक यूनिट सेल का देख रहे हैं हम लोग, इन 1 यूनिट सेल। ठीक है, 8 हमारे क्या है, ए है। और एक और चीज नोटिस करो वन को, ये जो हमारे एज पे होते हैं, सॉरी कॉर्नर पे जो एलिमेंट्स होते हैं, वो एक एलिमेंट कितने क्यूब के अंदर शेयर होगा। 1/. ये एक बॉल इस तरह से, इसी का एक बगल में क्यूब होगा। ठीक है, उसी तरह से इसका एक नीचे क्यूब होगा। ठीक है, लाइक दिस, डायग्राम अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी तरह एक इधर क्यूब होगा। ठीक है, और ऐसे ही 4 इसके पीछे होंगे, इस प्लेन के पीछे, ऐसे ऐसे करके, और उसके नीचे वाले। ठीक है, तो एक बॉल हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अलग अलग क्यूब्स में शेयर हो रहे हैं। ये चीज क्लियर है सबको, सबको दिख रहा है ये चीज। हेलो, एक जो कॉर्नर है यस हमारा, सर। ये एक बॉल, एक तो हमारे इस क्यूब में शेयर हुआ। ठीक है, पीछे वाले को, फिर उसके बगल वाला जो क्यूब होगा उसमें भी एक एज पे ये होगा, 2 हो गए। ठीक है, फिर सिमिलरली 2 इसके नीचे ड्रॉ करो, ये वाला जो क्यूब है हमारा। ठीक है, इसके नीचे इसमें और इसके बगल वाले में। ठीक है, 4 जगह शेयर हो रहा है, और इसी तरह के 4 इसके पीछे होंगे, ये जो हमने ड्रॉ किया इधर, 2 ऊपर और 2 नीचे पीछे। तो एक कॉर्नर एटम इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो 8 अलग अलग शेल में शेयर हो रहा है, 8 अलग अलग यूनिट सेल में, 8 अलग अलग इस तरह के छोटे क्यूब में शेयर हो रहा है। ठीक है, तो एक क्यूब के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको। यस सर। तो 8 है, और एक के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/8। चलो तो इसको साफ से इधर लिखते हैं, इन 1 यूनिट सेल। ठीक है, तो ए का जो कंट्रीब्यूशन होगा, वो ए हमारे पास कितना है, 8 है, और हर एक 8 के अंदर शेयर्ड है, तो एक के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। ठीक है, मतलब इफेक्टिवली एक सेल के अंदर ए बस कितना है हमारे पास, 1। ठीक है, चलो ये हो गया ए। अब थोड़ा बहुत बी के बारे में देखते हैं। हमारा जो बी है, बी कहाँ है, क्यूब के सेंटर में। तो क्यूब का सेंटर क्या होता है भाई, इसको ऐसे हम डिनोट करके चलो अलग डायग्राम बनाते हैं। ये हुआ आपका क्यूब। ठीक है, तो क्यूब का सेंटर मतलब क्यूब के बॉडी डायगोनल्स जहां पे क्या होगा, हमारे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, क्यूब के बॉडी डायगोनल्स हमारे जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे। तो ये हो गया एक क्यूब का बॉडी डायगोनल, और ये वाला हो गया क्यूब का बॉडी डायगोनल। तो क्यूब का जो सेंटर होगा, जहां पे बॉडी डायगोनल्स क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे एक ही एलिमेंट आ सकता है। ठीक है, और वो किसी में शेयर नहीं होगा, वो जो सेंटर में है वो इसी क्यूब में है। ठीक है, बगल अगल कहीं शेयर नहीं होगा, ये जो क्यूब के सेंटर पे। ठीक है, तो ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे एक सेल के अंदर, बस एक। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको। हेलो, ये चीज क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है,
चलो सी के बारे में देखते हैं। हमारा जो एलिमेंट है ये सी, अलग से डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। यू है ना, तो यू कितना दिया हमें 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ठीक है, सी का है हमारे एजेस पे। एज मतलब ये सब जो होते हैं ये सब हमारे एजेस होंगे। क्यूब के अंदर कितने एजेस होंगे टोटल? और तो v0 हो जाएगा। बताओ, ये सब तो क्लास 6-7 में कभी पढ़े थे ना। क्यूब के अंदर कितने एजेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने एजेस होंगे? 12 12। ठीक है, और हर एक एज पे क्या है हमारा, एक एक सी है। तो ये हमारा सी हो गया, ये सब सी हो गया, ये ठीक है, 12 सी हो गए हमारे। ठीक है, अब एज पे जो एलिमेंट है वो कितने सेल्स में शेयर्ड हो रहा है, कितने क्यूब में शेयर हो रहा है, सोचो थोड़ा। 4 सबको दिख रहा है 4? यस सर। ठीक है, तो इफेक्टिवली एक सेल के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4। ठीक है, तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3। मतलब एक सेल के अंदर ए हमारे पास कितना है 1, बी हमारे पास कितना है 1 और सी हमारे पास कितना है 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ABC3। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? यस यस सर। अब इसी का कुछ एक्सटेंशन हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं। अब इतना सीख लिए तो थोड़ा और सीख लेते हैं। कभी कभी कुछ एलिमेंट ऐसे दे सकते हैं। लेटस से इसी क्वेश्चन में था कि डी हमारा क्या करता है, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई करता है सारे, ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, और ई हमारे क्या है, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई करता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, अब इसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो टेट्राहेड्रल वॉइड को भी थोड़ा देखते हैं हम लोग, क्या कहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड होता है क्यूब में, कहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ठीक है, तो अगले पेज पे देखते हैं हम। हाँ बोलिए। बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 0 इक्वल टू 100 माइनस 20h, तो h कितना हो जाएगा 100/20। लेटेस्ट से ये हमारा एक एफसीसी है। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, सारे वर्टिसेस पे हमारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और सारे फेस के सेंटर पे होते हैं। जैसे इस फेस का हमारा सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एलिमेंट होगा। ठीक है, इस साइड का सेंटर क्या होगा, यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन में अगर फेस सेंटर पे ऑक्युपाई होता है हमारे एलिमेंट, तो एक फेस सेंटर पे जो एलिमेंट होता है वो कितने क्यूब में शेयर होता है? 2। ठीक है, एक इधर। हाँ, चलो तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट होगा, सिमिलरली इसको यहाँ पे एक होगा, हो गया। हाँ, यहाँ पे एक होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक क्या, एफसीसी। अब इस शेल को हम छोटे छोटे 8 सब शेल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सारे इसको ज्वाइन कर दो आप, क्या बोलते हैं, जो भी फेस सेंटर्स हैं उनको ज्वाइन कर दो इस तरीके से। ठीक है, फिर इधर से भी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी कम होगी और अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये मतलब कंप्लीट आंसर नहीं, मतलब अगर हमको स्टैंडर्ड वे में सॉल्व करना है तो बुक में भी एक मेथड दिया होता है कि हम क्या करते हैं, कभी भी जब ये तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस बड़े वाले क्यूब को 8 छोटे छोटे क्यूब में बांट दिया। ठीक है, दिख रहा है सबको? ये बड़े क्यूब को हमने क्या किया, पहले बीच से आधा काटा, फिर इधर से आधा काटा, फिर इधर से आधा काटा, तो ये क्या हो गया, 8 छोटे क्यूब्स में टूट गया, 8 स्मॉल क्यूब्स।
ये चीज क्लियर है सबको? 8 कैसे हुआ? ठीक है, एक क्यूब को हमने 4 ऊपर है 4 नीचे है, इस तरह से 8 छोटे छोटे क्यूब में बांटा। अब किसी भी एक क्यूब को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला जो क्यूब है पहला वाला, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, इसको जूम आउट किया हमने, तो ये क्यूब हमारा कुछ ऐसा है। तो नीचे हमने कौन सा डायरेक्शन अज्यूम किया है? नेगेटिव, इसलिए मैं नेगेटिव लिखूंगा 10 को। अब इसमें इस वाले क्यूब में एलिमेंट्स कहाँ पे हैं? तो एक इधर इस कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे डाल दो। दूसरा एलिमेंट कहाँ है? यहाँ पे इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे एलिमेंट डाल दो। तीसरा कहाँ है? इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे डाल दो। और चौथा किधर है? चौथा, अच्छा हमने इसमें ड्रॉइंग नहीं किया। चौथा है इस आगे वाले फेस का, जहाँ पे मिल रहा है यहाँ, तो इधर डाल दो। ठीक है, क्लियर है ये चीज कैसे हमने ड्रॉ किया इन दोनों को? दिख रहा है सबको? तो अगर आप इन चारों एटम्स को ज्वाइन करो, इन चारों एटम्स को ज्वाइन करो, सबको ज्वाइन करो, तो आपको जो शेप मिलेगा, ये जो लेटेस्ट से हम रेड पेन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये जो शेप होगा, ये कौन सा शेप है? रेड पेन वाला। टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन बोले तो हर किसी दो एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो, उसके बीच जो डिस्टेंस है वो सेम ही है। रेगुलर टेट्राहेड्रन है, रेगुलर टेट्राहेड्रन। ये डिस्टेंस क्या होगा? लेटेस्ट से ये साइड लेंथ अगर a है, तो ये डिस्टेंस होगा √2a, ये डिस्टेंस भी होगा √2a, इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस है √2a, इन दोनों के भी √2a, ये भी √2a, सारे √2a के इक्वल। ठीक है, तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रन। अब इस टेट्राहेड्रन का जो सेंटर होगा, इस स्क्वायर का जो, इस क्यूब का जो बॉडी सेंटर होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड। इस क्यूब का, छोटे वाले क्यूब का जो बॉडी सेंटर है, उसी को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो एक क्यूब के लिए एक ऐसा टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करता है, तो 8 के लिए कितना एग्जिस्ट करेगा? 8। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे पूछ सकता है, जैसे एलिमेंट डी ऑक्युपाइज हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टोटल कितना है? 8। तो ये हमारा क्या हो गया? 4। ठीक है, तो डी का हम लोग जैसे अभी ए बी का निकाले, उस तरह से डी का 4 हो जाता है। फिर क्वेश्चन में और भी कुछ कर सकता है, इट ऑक्युपाइज 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 1/4 इंटू 8 हो जाएगा उसके करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये था आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 कैसा है? 8 है ना, इस क्यूब के लिए एक है, दिख रहा है? हाँ हाँ ठीक है, और ऐसे 8 क्यूब है इधर। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोग को थोड़ा और आइडिया लेना है, तो आप गूगल पे ये सर्च कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? ZNS का। ठीक है, ZNS का स्ट्रक्चर जो होता है, इसका 2 स्ट्रक्चर होता है, एक होता है वुडजाइट और एक होता है स्फेरेलाइट। ठीक है, तो स्फेरेलाइट सिलेबस में नहीं है, वुडजाइट आप देख सकते हैं। ठीक है, वुडजाइट में क्या होता है? जिंक होता है और सल्फर होता है, और सल्फर का FCC होता है, और Zn ऑक्युपाइज हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो फिर आप उससे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा और आइडिया मिलेगा। अभी यहाँ पे ड्रॉ करने में तो उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप ऐसे गूगल पे इसको देख सकते हैं, ज्यादा क्लियर पिक्चर दिखे। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट? टेट्राहेड्रल वॉइड में किसी को कुछ डाउट? नो सर। तो ये 1 kg का मास है, तो वो यहाँ से नीचे आने लगेगा। हाँ बोलो। तो हमें बस ये पूछा है कि ये 1 सेकंड में कितना नीचे आएगा। कुछ पूछना है? फ्रिक्शन और वो कुछ नहीं। चलो ठीक है, पूछना नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ बोलो। 85 वो भी सॉलिड स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 85, चलो 85 देखते हैं। ये कितना 85 मतलब क्वेश्चन नंबर 40।
एट रूम टेम्परेचर सॉलिड क्रिस्टलाइज हाँ ठीक है, मैं आपको और कुछ चीज बताता हूँ इसमें। सोडियम क्रिस्टलाइज इन बीसीसी बॉडी ये सेंटर दिया है क्यूबिक कि इसका इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हाँ, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है एक्चुअली, आपको लगता है आइडिया नहीं है इसीलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है। जैसे सोडियम का हमारे पास क्या है, बीसीसी है। बीसीसी बोले तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बीसीसी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले तो कॉर्नर पे सब में एलिमेंट डाल दो, ठीक है। और फिर बॉडी सेंटर, मतलब ये पूरे बॉडी का जो सेंटर होगा, मतलब जो कि इसका जहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे, डायगोनल्स ड्रॉ करो, बॉडी डायगोनल्स, ठीक है। बॉडी डायगोनल्स, ये सब बॉडी डायगोनल्स इधर इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे हमारा क्या है, एक और सोडियम एटम, उसको ऐसे डिनोट करो, ठीक है। तो एक सेल के अंदर हमारे पास सोडियम एटम्स कितने हो गए? सबसे पहले तो ये जो सारे हमारे बॉडी कॉर्नर पे ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो कॉर्नर है 8 और एक कॉर्नर पे इसका कंट्रीब्यूशन अभी हमने देखा 1/8 होता है, ठीक है। तो ये सारे सोडियम हो गए कॉर्नर वाले, और एक सोडियम हमारे सेंटर पे +1, तो 2 सोडियम एटम है हमारे पूरे सेल में, ठीक है। 2 Na एटम्स, ठीक है। तो 2 Na एटम्स का मास कितना होगा? 2 × 23, क्या इसका जो भी मास होता है क्या होता है, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो इतना ग्राम वेट हो गया हमारे इस 1 यूनिट सेल का मास, ठीक है। 1 यूनिट सेल के लिए सब देख रहे हैं। और इतने इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम क्या होगा? A³ ए की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी है? 4.24 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। मास पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया, तो डेंसिटी निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। वॉल्यूम नहीं, एज लेंथ दिया हुआ है। हाँ वही एज लेंथ है ना, एज लेंथ ए है। अच्छा तो ये क्यूब हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम यही होता है ना, साइड का क्यूब। तो एज लेंथ दिया है तो उसका क्यूब करो, ठीक है। डेंसिटी सिंपली मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। और कौन सा क्वेश्चन? क्या? हाँ और कुछ डाउट है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों होता है, क्योंकि आपने ये 9th में पढ़ा होगा। अच्छा चलो ठीक है। तो और किसी को कुछ डाउट नहीं है नीट के पेपर में? तो और जो भी ऑब्जेक्ट होती है उसके हेलो, कुछ डाउट नहीं है ना? नो सर। चलो ठीक है, तो हम लोग मेंस का पेपर फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये नोट सब हम लोग डाल देंगे, ग्रुप पे डाल देंगे, तो वहां से आप लोग देख लेना, ठीक है। ओके, मार्क्स कितना भी हो, लेकिन मेंस का पेपर देखते हैं। हाँ, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कुछ डाउट है? तो इस पे कितना फोर्स So लगेगा one. ग्रेविटेशन की वजह से? क्वेश्चन नंबर 1, low concentration of bromine provided by NBS favors allylic substitution rather than dissociation due to reversibility of the reactions, irreversibility of the reactions, factors of reversibility, irreversibility of the reactions, irreversibility of the formula substitution. हेलो, हाँ बताइए कितना फोर्स लगेगा? ऑप्शन ए में जो रिएक्शन है दैट इज Br रेडिकल प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसमें इसने क्या बनाया है, ये इसका होमोलिटिक क्लीवेज कराया पहले, और फिर क्या किया, एक ब्रोमीन इधर आ गया
और एक ब्रोमीन उधर आ गया। एक मिनट हाँ, ठीक है। मुझे ये लगा कि आपको ये पता होगा क्योंकि जब आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा पहले स्कूल में, तब CH3 ये तो पता होगा ना कि CH दो मास रेडिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। CH2 तो Br, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। बी ऑप्शन में इसने क्या किया, Br रेडिकल जो था उसने कहाँ अटैक किया, CH3 CH डबल बॉन्ड ठीक है, CH2, तो ठीक है। अब हम और यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें एक तो ये इक्वेशन यूज करेंगे तो इसको क्या ऐसे हो लिखो जाएगा, H, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हुआ m into a, तो इसका मास है कैपिटल M into a, तो और ये यहाँ कितना पे हो गया, क्या g हो गया ना। तो फिर ये Br ने g इधर एक्चुअली वेक्टर होता है, a भी वेक्टर होता है। g वेक्टर क्यों है, क्योंकि g का भी डायरेक्शन है नीचे की तरफ, g नीचे की तरफ होता है। CH डबल बॉन्ड तो आ गया हमारे पास g, रेडिकल, तो उसी तरह ये जो मास है इसका भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड होगा ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें एक्सेलरेशन पता नहीं इसका इस डायरेक्शन में, हमें तो पता है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन तो इसका होता है नीचे की तरफ 10, लेकिन इस डायरेक्शन में तो पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रेडिकल देखो, ये वाला जो हमारा रेडिकल है, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है। जैसे इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो CH डबल बॉन्ड CH CH2 रेडिकल Br, ठीक है। और ये वाला जो हमारा रेडिकल है, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस कुछ हो नहीं रहा है, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो रेजोनेंस वाला हमारा क्या है, स्टेबलाइजेशन है। हम लोग पढ़े थे ना इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, रेजोनेंस से अगर कुछ स्टेबलाइज हो रहा है तो दैट इज मोर स्टेबल देन हाइपर कंजुगेशन, दैट इज मोर देन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमारा रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल, तो इसे हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम उतना आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन के ऊपर डोमिनेट करता है, तो ये वाला इक्विलिब्रियम रिलेटिवली क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, ठीक है। तो यही कारण है कि हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो अलाइलिक पोजीशन पे होता है, ना कि डबल बॉन्ड पे, ठीक है। ओके सर। और बताओ कौन क्वेश्चन, सर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वजह से इसका given compound exists x geometrical isomers and y optical सर isomers। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब समझ नहीं आया। की तरफ ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का समझ में नहीं आया, उतना एक्सेलरेशन इसका रहेगा। हमने बताया ना यहाँ पे क्या है, ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट उतना स्टेबल नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज हमारा रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, तो क्या होगा, ये इस पे आगे की तरफ बढ़ेगा ज्यादा, ठीक है, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। किसी भी चीज सर में ऑप्शन सी और डी क्यों नहीं चेक किए? हाँ, तो ये ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट है, बोथ ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, ठीक है। ओह दोनों फैक्टर इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा इसमें, इसका इरिवर्सिबिलिटी और इसका इरिवर्सिबिलिटी और इसका रिवर्सिबिलिटी। ओके सर। सबसे पहला स्टेप है एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। देन क्या बोला था आपने, क्वेश्चन नंबर 4 4 is the given compound exhibits x geometrical isomers and y optical isomers, the value of x and y। तो ये तो सिंपल है, यहाँ पे ये CH3 है, इधर से हमारा कुछ CH2 COH CH3 H, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। यहाँ पे एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। और ये कंपाउंड हमारा ये कार्बन काइरल है, तो इसका 2 कॉन्फ़िगरेशन होगा R और S, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी 2 हो गए, ठीक है। और बताओ 13 7, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7
के पहले किसी को कुछ डाउट है? चलो ठीक सर है, 5 क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हमें ये पूछा है 5 नंबर में क्या है हमारे पास? Which of the following statements is not इसका true? हाइट अच्छा, जो है वो 10 मीटर चलो तो इसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सबका स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करके देखना होगा। ए ऑप्शन जैसे देखते हैं, ए ऑप्शन में हमारे पास क्या है? MnCl4 2 माइनस, ठीक है। तो Mn का सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे? +2, ठीक है। Mn यहाँ पे +2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये 4 माइनस और ये 2 माइनस, ये सब करने आता है ना आप लोगों को? यस सर। तो Mn+2 का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो सबसे पहले Mn का लिखेंगे। Mn हमारा ये हो गया, ठीक है। Mn का हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो गया, ठीक है। Mn+2 बनाना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाना है, यहाँ से उड़ा दिया, ठीक है। अब इसके साथ जो हमारा लिगेंड है दैट इज Cl- विच इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड हमारा क्या करता है? कंप्रेशन कुछ होता नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंप्रेशन होगा नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 हमारे क्या होंगे? p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और क्या? sp3 मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और पैरामैग्नेटिक तो होगा ही, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। तो दिस इज, तो स्टेटमेंट ए आपका क्या हो गया? करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट बी को अब एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट बी में कौन सा कंपाउंड है? Mn, अच्छा, Mn CN6 4 माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी Mn हमारा क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो इसका अगेन स्ट्रक्चर ऐसे ही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खट 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 ड्रॉ करें, सॉरी पेड़, ठीक है। Mn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया। अब इसके साथ लिगेंड क्या है हमारा? Cn-। Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो इसके केस में हमारा क्या होता है? कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे इधर पेयर्ड अप हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर पेयर्ड अप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या बोलेंगे? D2sp3, ठीक है। यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो 3d ऑर्बिटल है, ठीक है। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग D2sp3 बोलेंगे, ना कि sp3d2, ठीक है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर डी ऑर्बिटल ये वाला इन्वॉल्व हो तो इसको हम लोग D2sp3 बोलते हैं। अगर यहाँ पे कुछ लेटस से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होता, वीक फील्ड लिगेंड होता, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में ऐसा पेयरिंग नहीं हो पाता, तो तब जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वो अगला वाला होता है, ठीक है। तो उसका हाइब्रिडेशन हम लोग sp3d2 बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कंप्रेशन हो जाएगा और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा हमारे? D2sp3, ठीक है। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, सही बात है, ऑक्टाहेड्रल होगा, और इट इज डायमैग्नेटिक। नहीं, गलत बात। यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों तो पेयर्ड अप हो गए, लेकिन फिर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये कंपाउंड हमारा क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट बोलना है तो ये तो यही मिल गया आपको, डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी हम लोग चेक करने के लिए आगे का भी चेक करते हैं, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि जनरली कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे पास, है ना, तो आगे का भी करेंगे, ठीक है। CuCl4 2 माइनस, लेकिन एग्जाम में होना चाहिए कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि आगे का ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है। इस पे एक बार कंफर्म हो गया तो इसको मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। Cu यहाँ पे क्या है? +2, तो Cu का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, ठीक है। एक्सेप्शनल आता है, एक इधर से इधर जंप कर जाता है, आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। यहाँ पे हमारे पास कहीं Cu+2 है, ओके, तो एक +1 यहाँ से निकलेगा, एक इधर से कहीं से निकाल दो, ठीक है। और उसके साथ लिगेंड कौन है? Cl- विच इज वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो कंप्रेशन वम्प्रेशन का तो कुछ स्कोप नहीं है इधर, तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका? S और 3 P इन्वॉल्व है, ठीक है। हाइब्रिडेशन हो गया sp3, और ये डायमैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक हो गया, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास अभी भी, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो सी स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो गया। डी वेरीफाई कर लेते हैं। डी कंपाउंड क्या है हमारे पास? NiPPH3Br3, सॉरी PPH3 Br3। तो निकल का देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अच्छा, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +3 है,
हीट करेगा, कहाँ पे हीट करेगा। तो निकेल हमारा क्या होता है, निकेल पीरियोडिक टेबल में आता है पैलेडियम प्लेटिनम के ऊपर, ठीक है। और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दो, ठीक है। Na+3 बनाना है, Na+3 मतलब 2 इधर से गया, 1 इधर से चला जाएगा, ठीक है। हाँ बताइए। तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और लिगेंड हमारे पास क्या है, Br- है और PPH3, दोनों क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो इधर कंप्रेशन वम्प्रेशन कुछ होगा नहीं, ठीक है। और वैसे भी इसमें ट्रिगोनल बाइपिरामिडल है, 5 है, ठीक है, 5 लिगेंड है इधर से, तो ट्रिगोनल बाइपिरामिडल तो होगा ही। और ये कंपाउंड क्या है, पैरामैग्नेटिक भी है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ हीट ऊपर करेगा। हेलो, क्योंकि क्या होगा देखिए, ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है और लिफ्ट उससे भी ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। किन्होंने पूछा था ये जल्दी क्वेश्चन? नीचे आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच Yes, तो लिफ्ट के अंदर से इसका लगेगा कि हेलो रिचा, आपने पूछा था क्या? टाइम पे वो हीट कर देगा। no सर, अमीशा ने पूछा था। हाँ अच्छा, ओइशी किधर है? हाँ ओके, चलो ठीक है, जो भी है। ये क्लियर हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ। 13। सर 8, ठीक है, चलो 8 देखते हैं। अच्छा 7 भी पूछा था किसी ने, Yes sir. चलो ठीक है 7 देखते हैं। इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो आपको 7 क्या है हमारे पास, CCH3CO। अच्छा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये कंपाउंड अपने पास, इसमें हमने क्या किया, वेलोसिटी ने वो एक्सेलरेशन KMnO4 डाल दिया OH- के साथ, ठीक है। और क्या किया इसके साथ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर KMnO4 डाल दिया 8 मीटर ट्रैवल करता H+ के साथ, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, ओके। तो आप लोगों ने सुना है अल्कोहल का कहीं KMnO4 के साथ रिएक्शन? अल्कोहल का KMnO4 के साथ कुछ रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। स्पेशली 3 डिग्री, नहीं 1 डिग्री 2 डिग्री में तो फिर भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज करके हमारा क्या बोलते हैं 1 डिग्री का कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है, या फिर 2 डिग्री का कीटोन बना सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 डिग्री है, तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड वॉन्ड टूटने का स्कोप नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में एक ट्रिक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मीडियम हमारा क्या है, एसिडिक H+, ठीक है। इस साइड तो कुछ रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि बेस के साथ इसका कुछ होगा नहीं, और फिर KMnO4 कुछ कर नहीं पाएगा, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, कुछ रिएक्शन होगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, चूंकि हमारे पास H+ है, ठीक है, मीडियम एसिडिक है, तो H+ इस पे अटैक कर सकता है, H2O पे डिहाइड्रेशन करा ले, फिर क्या हो जाएगा, अल्कीन बन जाए, ठीक है। अब KMnO4 इस पे अटैक कर सकता है, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, इस तरह से एसीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया प्लस हाफ तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 4 सेकंड। C, ठीक है। तो यू क्लियर है? अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो यू तो 0 होगा ना, हमने बस छोड़ दिया है इसे। Yes sir. तो ये सब थोड़ा आप क्वेश्चन में जब ऑप्शन देखते हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाने का, कि अगर ऐसा भी हो सकता है क्या, अगर ऐसा हो रहा हो तो कैसे हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसे देख के ये चमकेगा। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है, फिर नेक्स्ट बताओ। Sir 8. 8 नंबर, 28 ml of the and this is added 48 ml, this. KSP depends on, नहीं दूसरे ये तो जनरल नॉलेज है, इसमें कुछ करना नहीं है। Q आप आयोनिक प्रोडक्ट निकालते हो, ठीक है, Q हमारा आयोनिक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जब भी हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो, ठीक है, तो वहां पे प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। अगर ये हमारा Q IP से कम हो, ठीक है, तो नेट क्या होगा, डिसोल्यूशन, ठीक है। और अगर हमारा Q जो है आयोनिक प्रोडक्ट
वो इसके इक्वल है, तो क्या रहा होगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेटर से आपके पास कोई सॉल्वेंट है, आपके पास कोई एक सॉल्वेंट है, दिस इज सॉल्वेंट, इसमें आपने क्या किया, कुछ सॉल्यूट डाला, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूट इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, सॉल्यूट। फिर इसमें क्या हो रहा होगा, इसके सरफेस पे कुछ ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन, ठीक है। और कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, वो वापस से इधर प्रेसिपिटेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। तो क्या होता है जब QIP ज्यादा हो, ठीक है, QIP ज्यादा है, QIP हमारा होता क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट। जैसे लेट अस से AgCl है, AgCl कैसे टूटेगा, Ag प्लस और Cl माइनस, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सा कंसेंट्रेशन होता है, जो डिसॉल्व्ड है, ठीक है, विच इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। आप लोग को याद है, तभी तो इसको SS लिखते थे, सॉल्युबिलिटी, और फिर KSP इक्वल टू S स्क्वायर करके ये सब ड्रामा करते थे, है ना। आयोनिक इक्विलिब्रियम याद है सबको, हेलो, हाँ। यस सर। तो ये S हमारा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी, मतलब ये जो वो कंसेंट्रेशन है जो हमारे सॉल्वेंट में घुला हुआ है, ठीक है। तो अगर QP, ये हमारा KSP हो गया इक्विलिब्रियम में, किसी, अगर ये लेटस से यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है, किसी जनरल इंस्टेंट का बात कर रहे हैं, एट जनरल टाइम, यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या है, Ag प्लस इंटू Cl माइनस, यही हमारा क्या होगा, Q, ठीक है, जिसको कभी कभी QIP भी बोलते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या है, अगर QIP KSP से ज्यादा हो, ठीक है, QIP ज्यादा है, मतलब सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम के लिए जितना चाहिए उससे ज्यादा कंसंट्रेशन हमारे पास है Ag प्लस और Cl माइनस का। तो इस केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। जो सॉल्वेंट में ज्यादा है, इक्विलिब्रियम क्या चाहता है अपने आप को, मतलब कोई भी सिस्टम क्या चाहता है अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखना, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट जो यहाँ पे डिसोल्यूशन का रेट है और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन का रेट है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, इस केस में, केस वन हम देख रहे हैं, QIP क्या है, KSP से ज्यादा है। जब इक्विलिब्रियम के लिए जितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए Ag प्लस और Cl माइनस का, उससे ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये अपने आप को कम करना चाहेगा। कम कैसे करेगा, जब प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। तो यही कारण है कि QIP ज्यादा हो तो प्रेसिपिटेशन होता है, और QIP अगर कम है तो सॉल्यूशन में हमारे पास कम है, इक्विलिब्रियम में जितना एस्टेब्लिश होने के लिए चाहिए उससे कम है, तो क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। जो प्रेसिपिटेट ऑलरेडी बैठा हुआ है उसमें से कुछ डिसॉल्व होना शुरू होंगे, ठीक है। तो उस केस में हमारा नेट डिसोल्यूशन होगा, और जब इक्वल हो जाए दोनों तो इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर। और बताओ। एक पर्सन इस पॉइंट सर 13 कब जाता है, क्वेश्चन नंबर 9। ऑपोजिट साइड में गया, मतलब आगे पीछे वैसे डायरेक्ट ऑपोजिट साइड में जो पॉइंट है वहां पे गया, ठीक है। और उसको टाइम लगा 5 सेकंड्स। 5 सेकंड में एक पर्सन A to B गया 5 सेकंड्स में। At equilibrium, the number dissipating two stages are in the ratio. आदमी का स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है पानी में, मतलब स्टील वाटर में वेलोसिटी कितना है, या फिर वाटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है, ठीक है। तो एक को हम एक स्टेज को A मान लेते हैं, एक को B मान लेते हैं, ठीक है। तो किसी टाइम में दिया है Na/Nb हमारा क्या है, रेशियो 1:10, ठीक है। तो ये रेशियो क्या होता है, दिस इज नथिंग बट तो उसमें इस पर्सन का स्विमिंग का T half of 12 मीटर पर सेकंड अपॉन T half of B ये आंसर कैसे निकाला आपने, इज इक्वल टू 1/10। इसका जो कंसंट्रेशन का प्रोपोर्शन होता है, सॉरी ये Nb होगा, तो कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू T half, ठीक है। तो T half B का आपको पता नहीं है, A का पता है, 15 मिनट्स अपॉन
टी हाफ ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू 1/10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी हाफ ऑफ बी इज इक्वल टू 150 मिनट्स। ठीक है, अब अगर 12 होता, ये हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे काइनेटिक्स में, अगर ठीक है। 12 हम अगर मानते 2 स्टेज पे एक रिएक्शन हो रहा हो तो उसको तो- कैसे करेंगे, अगर ठीक है। ये इस तरफ जाता ऊपर की तरफ, सर हमें इसका ऑर्डर नहीं पता तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर नहीं, ऑर्डर नहीं पता फिर भी हम लोग लिख सकते हैं। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब जहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा हो, हाफ हो रहा हो, ठीक है। तो रिएक्शन का ऑर्डर कुछ भी हो, अगर हाफ लाइफ हो रहा है तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रहा है, ठीक है। तो ये हम हर किसी केस में लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ऐसे ही देख लो ना, ये इसके 150 मिनट्स में, ठीक है, ए वाले का कितना 10 हाफ लाइफ निकल चुका होगा, ठीक है, क्योंकि उसका हाफ लाइफ कितना है 15 मिनट, तो उसका 10 हाफ लाइफ निकल चुका है। तो 10 हाफ लाइफ निकलने के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुका, 1:10, ठीक है। एक मिनट, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? और बोलो, क्वेश्चन नंबर 13 बोला था किसी ने, ये दिख रहा है ना? यस सर। 13 के पहले सब हो गया। तो ऐसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन हमने जो पहले किया इससे थोड़ा डिफरेंट है। चलो 13 करते हैं। पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या होता था कि अगर ये क्वेश्चन नंबर स्विमिंग कर रहा 13 है में तो वो प्रोवाइड अ रिवर सीक्वेंस टू में कैरी आउट द फॉलोइंग चेंजेस। अच्छा, रिवर में चेंज जो हम लोग स्पीड क्या है वो क्या ऐड होके करना वो है ऐसे चले इसमें, जाएगा अरे सॉरी, CH3 और वो यहाँ पे पहुंचेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इसका मैंने अपने को क्या वो करना यहाँ है, पे नहीं पहुंचे, वो पहुंचा CH3 इस तरफ, मतलब डायरेक्टली इसका अपोजिट अपोजिट साइड साइड। पहुंचा है। चलो, इसका मतलब है, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते वीडियो हैं, पॉज हो गया क्या? ठीक है। ऑप्शन ए, अगर ए करते हैं तो सबसे पहले ए में क्या किया हमने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस हीट किया, तो उसमें क्या होगा, इल्यूमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद इसमें आपने क्या किया, P2H6, सेकेंड, हम अभी 2 मिनट में आते हैं, उधर कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो B2H6 के केस में क्या होता है, B2H6 OH माइनस और ये क्या है H2O2, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, HBO, होम बॉक्स ऑफिस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होता है, दो चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे जो एडिशन होता है दैट इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, और दूसरा यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या होता है, सिन एडिशन, ठीक है। सिन एडिशन मतलब जो दोनों स्पेशीज ऐड हो रहे हैं वो सिन मतलब सेमी साइड से ऐड हो रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने एंटी पढ़ा था जब दोनों स्पेशीज क्या होते थे, ऑपोजिट साइड से आते थे, जैसे ब्रोमिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता था, एक तरफ से निकलता था और दूसरे तरफ से पीछे साइड से अटैक होता था, उसको हम लोग बोलते थे एंटी एडिशन। यहाँ पे क्या होता है, सिन एडिशन, मतलब सेम साइड से एडिशन होता है, ठीक है। और एंटी मार्कोनिको मतलब लेस अल्काइलेटेड अल्कीन, जो लेस अल्काइलेटेड प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, मेजर। जैसे अगर आप मार्कोनिको प्रोडक्ट बनाए, इसका अगर इसमें आप H2O का एडिशन करें, H2O का मार्कोनिको एडिशन करें, तो मार्कोनिको में क्या होगा, CH3, और इस डबल बॉन्ड पे OH इधर लगेगा जिधर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है मार्कोनिको में, तो OH इधर लग जाएगा, इधर H लग जाएगा, ठीक है। दिस इज मार्कोनिको। एंटी मार्कोनिको मतलब इसका उल्टा, तो उल्टा क्या होगा, यहाँ पे इधर OH लग जाएगा और इधर क्या लगेगा, CH3, ठीक है। तो हाँ, और सिन मतलब हाइड्रोजन और OH सेम साइड ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर हमारा प्लेन के पीछे ऐड हुआ है
तो यहाँ पे OH भी हमारा क्या होगा, प्लेन के पीछे ऐड होगा, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट चाहिए था अपने को, ठीक है, कि हाइड्रोजन और OH को हमको सेम साइड लगाना है प्रोडक्ट में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग आगे भी एक्सप्लेन करते हैं। ये क्लियर है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? यस सर। चलो ठीक है, अगले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या है, पहला स्टेप तो सेम ही है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला हमने, तो ये अल्कीन बन गया, ठीक है। अब इस पे हमने क्या किया, फिर फर्दर H3O+ डाल दिया, तो फिर H+ का एडिशन होगा, कार्बोकटाइंस इधर स्टेबल बने उधर बनेगा मार्कोनिकोव वाला, ठीक है, और इस पे हमारा OH- अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है, जो कि हमने को बनाना नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं। हाँ, सी ऑप्शन इंटरेस्टिंग। सी ऑप्शन में क्या हो रहा है, क्या डाल रहे हैं हम लोग, मरकरी एसिटेट HgOAc2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं OMDM, ठीक है। OMDM मतलब ऑक्सीमर्कुरेशन, और अगले स्टेप में क्या होता है इसके, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। ये HBO का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। HBO में क्या होता था, सिन प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, एंटी एडिशन ऑफ H2O। वो था सिन एडिशन ऑफ H2O, ये क्या है, एंटी एडिशन ऑफ H2O। उसमें क्या बनता था हमारा, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता था, यहाँ पे क्या मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो मार्कोनिको प्रोडक्ट तो हमने इधर बना ही दिया है, ठीक है, ये हमारा मार्कोनिको प्रोडक्ट है, इसमें भी यही होता है, ठीक है। ओके, तो ये आपका सी ऑप्शन हो गया, ये भी गलत है। अब डी ऑप्शन में क्या है, अगेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पहले स्टेप में डाला है, तो ये बन गया। फिर इसमें इसने क्या किया है, अल्कोहलिक सॉरी अल्कलाइन KMnO4 डाला। अल्कलाइन KMnO4 बोले तो OH का जो एडिशन होता है हम लोग पढ़े थे, ठीक है, OH ये बन जाएगा, ये भी हम लोग को बनाना नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस सर। और बताओ कौन क्वेश्चन डाउट है अगला? सर 14। 14 Which of the following is not a true statement? 40. FeO is a metal deficient basic oxide. Solution can be further. It gives red color. बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन डी ऑप्शन पूरा गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपका FeO है, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Fe+2, ठीक है। और Fe+2 में अगर आप ये KCNS डालेंगे तो इधर कुछ रेड कलर शो नहीं करता है, ठीक है। Fe+3 का ये टेस्ट होता है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। Fe+3 आयन जो होता है उसमें अगर आप ये डालें, ये आयन SCN-, तो ब्लड रेड कलरेशन आता है इसका, FeSCN3, ठीक है। इसका कलर होता है ब्लड रेड, ठीक है। तो डी ऑप्शन पक्का गलत है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, अच्छा तो डी ही हो जाएगा फिर, ठीक है। सर 16 Which of the following does not belong to, बाप रे क्या क्या कंपाउंड है ये, पाराफॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ये नाम से ही लग रहा है ये क्या है, कुछ अल्डिहाइड है, ठीक है। बी ऑप्शन पारल्डिहाइड, ये भी नाम से लग रहा है अल्डिहाइड है, ठीक है। सी ट्राइऑक्सेन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये होता है आपका क्या, ट्राइऑक्सेन, ठीक है। तो ये क्या है, अल्डिहाइड नहीं है, क्या है, ईथर है, ठीक है। और ऑप्शन डी हमारा क्या है,
डी हमारा फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन मतलब HC डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का ही दूसरा नाम होता है फॉर्मेलिन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, बाकी सब एल्डिहाइड है, ये हमारा ईथर है, ठीक है। ओके सर। और बताओ सर 21। 21 बोलते क्या बोले उसको फिर तो वो करेंगे, हाँ वो बाद में करेंगे, ऐसा करते हैं। हमको लगता है कि अभी हमने जेई तक क्वेश्चन नंबर 21। 21 the decomposition of 21, अच्छा इंटीजर टाइप, यस सर। अच्छा अच्छा चलो, इंटीजर टाइप में क्या मैंने तो सॉरी सपोज ऑड नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अच्छा तो इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो I3 माइनस का, ठीक है। I3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है, I माइनस, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो गया, लोन पेयर इक्वल टू 3, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ लोन पेयर है। XCF2 का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, लीनियर, XCF 3 लोन पेयर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी लोन पेयर हमारा क्या हो गया 3। फिर XCF4 का स्ट्रक्चर हमारा स्क्वायर प्लेनर होता है, XCF लोन पेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है यहाँ पे 2, ऑड नंबर ऑफ, ठीक है। XCF6 का स्ट्रक्चर होता है कैप डॉक्टाहेड्रल, ठीक है, XEF और एक इधर लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर का नंबर इधर क्या हो गया 1, इसका वो बोलते हैं कैप डॉक्टाहेड्रल, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है BRF5 ब्रोमीन है, ठीक है। इस पे फ्लोरीन एक लोन पेयर है, ठीक है। अच्छा BRF5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऊपर जैसे ड्रॉ किया है वैसे या फिर नीचे जैसे ड्रॉ कर रहे हैं वैसे, दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है BRF5 का, बोलो। सर ऊपर वाला। क्यों, सर रिपल्शन 90 डिग्री पे है, मतलब वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। हाँ इसमें नहीं है, इसमें भी तो 90 डिग्री है। और इसमें साइड नहीं इसमें क्या होता है BRF5 का दोनों स्ट्रक्चर हमारा क्या है करेक्ट है, ठीक है। एक्सियल और इक्वेटोरियल हम लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखते हैं, ठीक है, sp3d2 के लिए नहीं। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं, तो उधर एक्सियल और इक्वेटोरियल का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। इनफैक्ट इसी मॉलिक्यूल को आप ऐसे घुमा दो तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों स्ट्रक्चर इसका करेक्ट है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर इस केस में क्या हो गया हमारा 1, ठीक है। और कंपाउंड्स को देखते हैं NCH3 का स्ट्रक्चर हमारा ऐसे होगा CH3 यहाँ पे लोन पेयर कितना है 1, ठीक है। NSIH3 इंटरेस्टिंग है, ठीक है। SIH3 आप लोगों ने बैक बॉन्डिंग पढ़ा है क्लास 11th में, तो यहाँ पे कुछ बैक बॉन्डिंग होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है SiH3 के साथ, बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइसिलाइल अमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर का नंबर 0 हो जाएगा क्योंकि ये कंपाउंड असल में ऐसे एग्जिस्ट करता है SiH3, ठीक है, प्लस माइनस। और इसका अगर नाइट्रोजन का आपसे हाइब्रिडाइजेशन में पूछा जाए तो आप sp3 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे sp2, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो गया 0। अगला कंपाउंड क्या है H3PO3, ओके। तो किधर ड्रॉ करें, इधर ड्रॉ करते हैं, चलो
H3PO3 H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? इस दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है H3PO3 का? बताओ बॉल को ऊपर। सेकंड वाला। हाँ सेकंड वाला, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे बना देते हैं जो कि गलत है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो गया सेंट्रल एटम पे? 0, ठीक है। अगला कंपाउंड क्या है हमारा? SO2। SO2 बोले तो ये, ठीक है। तो इसमें लोन पेयर हमारा कितना हो गया? 1। क्वेश्चन में हाउ मेनी द फॉलोइंग है ऑड नंबर ऑफ लोन पेयर। अच्छा, तो ऑड नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6। क्लियर है? यस सर। चलो और बताओ, कौन क्वेश्चन डाउट है? सर 23। 23 23 एक पूरा डिस्कशन ही है, ठीक है। ये पूरा आधा क्लास लगता है ये सारे कंपाउंड्स को डिस्कस करने में। चलो ठीक है। Which of the following have at least 6? ऐसे करने में 11 में भी बहुत सारे हेलो, सॉरी। चलो ठीक है, ये कंपाउंड हम लोग देखते हैं। B2H6। B2H6 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है H H H B H H H, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है, फोकस करने वाला, हाँ, ये हाइड्रोजन, अरे क्या गड़बड़ है इसको। ये हाइड्रोजन हमारे दोनों बोरॉन के बीच स्वैप करता रहता है, ठीक है। कभी इसके साइड कभी इसके साइड, बहुत फास्ट दोनों में क्या होता है? स्वैपिंग होता है। ये स्ट्रक्चर होता है हमारे B2H6 का, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर आप प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, B H H B H H, ठीक है। और एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे, ठीक है, इस तरह से। तो एक प्लेन में कितने कंपाउंड्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। ये 6 एटम्स हमारे प्लेन में है, फिर एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे। तो 6 एटम्स इन वन प्लेन वाला कंडीशन इसमें क्या है? सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए इसका। बोरॉन का यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है? sp3, ठीक है। तो sp3 ऐसे टेट्राहेड्रल होता है, प्लेनर नहीं होता है। तो इसीलिए इससे आप लोग देख सकते हैं कि एक क्या होगा? प्लेन के ऊपर नीचे होगा, ठीक है। अगला कंपाउंड क्या है हमारा? F2O2। F2O2 का H2O2 की तरह ही स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक लाइक, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? F2O2। Which of the following have at least 6? तो 6 तो एटम्स ही नहीं है इसके कंपाउंड के अंदर, तो एक प्लेन में तो अलग बात है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा 6 एटम्स हो गए, ठीक है। अगला कंपाउंड हमारा क्या है? H2O2। वो भी ऐसा ही है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, H2O2। यहाँ पे भी क्या है हमारा? 6 एटम्स ही नहीं, एक प्लेन के अंदर हो गए। हाँ, अगला कंपाउंड इंपॉर्टेंट है Al2Cl6। इसका हम लोग को थोड़ा स्ट्रक्चर देखना है। Al Cl 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 Al Cl Cl Cl, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? B2H6 में ये बॉन्ड हाइड्रोजन का इधर इधर स्वाइप कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन क्या है? क्लोरीन के पास लोन पेयर है। अच्छा, ये स्वाइपिंग क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि बोरॉन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में अभी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हाइड्रोजन बेचारा उसको थोड़ा देने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए कभी इसके साइड कभी इसके साइड इस तरह से स्वैपिंग हो रहा है। जबकि यहाँ पे एल्युमिनियम के केस में क्या होगा? क्लोरीन के पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स,
आउटर मोस्ट शेल में लोन पेयर्स है इसके पास बहुत सारे। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये कुछ स्वाइपिंग वाइपिंग नहीं होता इधर पे, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल इसके जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका भी क्या है, sp3। ठीक है, तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो दिस इज एल्युमिनियम, क्लोरीन क्लोरीन एक एटम में, एल्युमिनियम क्लोरीन क्लोरीन, ये सब एक प्लेन में, फिर एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ब्रिज जैसा हो गया। हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग बोरोन वाले केस में स्पेसिफिकली इसका नाम होता है बॉन्ड को बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो Al2 6 में क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 एटम्स हमारे हो गए इस प्लेन में। तो ये हमारा कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है ये चीज? यस सर। फिर हमारा कंपाउंड अगला क्या है, AlCl3n। ठीक है, तो ये हमारे AlCl3 का क्या है, पॉलीमर है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग को पता होना चाहिए पहले से। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, Cl सेकेंड Cl। ठीक है, और Cl Al इस तरह से, फिर यहाँ पे Al वन सेकेंड गड़बड़ हो गया, Cl Al Cl। ठीक है, हर एक एल्युमिनियम में इसी तरीके से होता है। यहाँ पे Cl Al। ठीक है, ऊपर से सॉरी Cl सिंगल बॉन्ड यहाँ पे Cl। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। हर एक एल्युमिनियम 6 अलग अलग क्लोरीन एटम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, 3 के थ्रू सिग्मा बॉन्ड से और 3 के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण इधर होता है। हाइब्रिडाइजेशन एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 चीजें से कनेक्टेड है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका शेप अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं, Al, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl, फिर एक ऊपर से आ रहा है Cl, नीचे से आ रहा है Cl। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी प्लेन ऐसा है जिसमें 6 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं एक साथ, ये शेप हमारा ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कंडीशन हमारा क्या, 6 एलिमेंट्स का सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्लियर है? यस सर। देन अगला कंपाउंड है हमारा I2Cl6। I2Cl6 का क्या होता है, आयोडीन, दिस इज Cl 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 Cl, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। ठीक है, और 3 के साथ इसने क्या किया, बॉन्डिंग बना लिया, तो मतलब 2 लोन पेयर होंगे इसके, तो एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, इधर भी एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे। तो ICl3 का ये डाइमर है I2Cl6, इसका हाइब्रिडेशन भी क्या हो जाएगा, 6 चीज जुड़ा हुआ है, तो sp3d2। ठीक है, तो इसमें ये पूरा का पूरा हमारा सारे एलिमेंट्स जो है एक ही प्लेन में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 एलिमेंट्स इन वन प्लेन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगला कंपाउंड है हमारा क्या, Be, तो इसमें हमारा ये 6 एटम्स वाला कंडीशन सेटिस्फाई। अगला कंपाउंड है Be2H4। तो Be2H4 इज दिस, Be H H H H। ठीक है, जिस तरह B2H6 में बनाना बॉन्ड होता है, ऐसे ऐसे स्वाइपिंग होता रहता है, उसी तरह इसमें भी
ऐसे ऐसे ये हाइड्रोजन हमारा स्वाइप करते रहेगा, ठीक है। दिस इज Be2H4 और ये पूरा इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp2, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है sp2। तो ये हमारे एक ही प्लेन में सब है ना, sp2 हमारा प्लेनर होता है, तो ये 6 एटम्स हमारे क्या है एक ही प्लेन में, तो 6 एटम्स इन वन प्लेन, ठीक है। तो इसमें भी हमारा कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। यस सर। सिमिलरली Be2Cl4 BeCl Cl BeCl Cl ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा इसका हाइब्रिडेशन sp2, तो ये हमारा ये भी क्या होता है, प्लेनर होता है। तो 6 एलिमेंट्स इन वन प्लेन, 6 एटम्स इन वन प्लेन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये इसमें भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और क्या ऑप्शन है, Cl2O6, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कहाँ ड्रॉ करें, चलो इधर कर देते हैं। Cl2O6 is like this, Cl कोलिजन और कोलिजन में कुछ इलास्टिक कोलिजन बाकी है, मतलब एक टॉपिक बाकी है, वो होने के बाद कोलिजन में खत्म हो जाएगा और उसके बाद रोटेशनल मैकेनिक्स है जो लास्ट चैप्टर होता है मैकेनिक्स, ठीक है। ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें भी सारे एलिमेंट्स हमारे क्या है, एक ही प्लेन में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सेटिस्फाइड है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6, ठीक है सर क्योंकि अगर 11 हाँ बोलो। वो 2 क्लोरीन एटम्स एक सिंगल ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहेगा और जो दूसरा ऑक्सीजन है वो एक क्लोरीन के साथ एक और डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या, एक क्लोरीन के पास 3 ऑक्सीजन रहेंगे डबल बॉन्ड के साथ। नहीं 3 डबल बॉन्ड के साथ कहाँ है, 2 ही है ना डबल बॉन्ड के साथ, एक सिंगल बॉन्ड के साथ है ना, ब्रिज की तरह। ठीक है, तो जैसे 11th में मतलब मेन चीज जो भी है पूरा 70-80% सिलेबस वो पूरा मैकेनिक्स की है। हेलो काइनेमेटिक्स मोशन। नहीं सर मेरे को लगा शायद दूसरा स्ट्रक्चर होगा इसका Cl2O6 का। उसी तरह नहीं Cl2O6 का ही स्ट्रक्चर चार्ज से रिलेटेड है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो जैसे न्यूटन्स लॉ क्लियर है, 11th में पढ़ा तब सबसे यस सर। अगर सबसे बेसिक और में बताओ। क्या पढ़ा, सर 24। पढ़ा मास के बारे में पढ़ा, 24, उसी में पूरा है ना मतलब कैलकुलेशन। अच्छा 24 तो सिमिलर ही है। ठीक है, इसमें किसमें डी ऑर्बिटल्स हमारे इन्वॉल्व है, तो B2H6 में तो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो रेड पेन से हम करते हैं, तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, F2O2 में भी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम रेड पेन से क्रॉस कर दिए, ठीक है। H2O2 में भी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है कहीं से, ठीक है। Al2H6 में इसमें भी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, हाइब्रिडेशन sp3 है, तो ये हमारे इन्वॉल्व नहीं है। अगला क्या, AlCl3, हाँ यहाँ पे डी ऑर्बिटल हमारा इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, D2 हाइब्रिडेशन, तो ये हमारा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व। I2Cl6 यहाँ पे डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, sp3 D2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। फिर क्या है, BeH2, यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन sp2 है, डी ऑर्बिटल कुछ इन्वॉल्व नहीं है, तो क्रॉस कर दिया, ठीक है। अगला Be2Cl4, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडेशन है, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। अगला Cl2O6 में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा क्या, इसका हाइब्रिडेशन और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा चीज मतलब नहीं, यहाँ पे डी ऑर्बिटल हमारा इन्वॉल्व नहीं होगा कि इसका हाइब्रिडेशन है sp3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और अगला ऑप्शन BeH2 होल n, अच्छा उसका स्ट्रक्चर देख लो आप लोग कैसा होता है, BeH2 होल n, ठीक है। तो BeH BeH इस तरह से सीरीज होता है,
ठीक है, इस तरफ बढ़ाते जाओ सीरीज, इस तरफ बढ़ाते जाओ सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 ही है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन, तो यहाँ पे भी हमारा इन्वॉल्व नहीं होगा डी ऑर्बिटल। अगला कौन है ऑप्शन, BeCl2 होल एन, BeCl2 होल एन, उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो ये Be हो गया, Cl Cl Be Cl Cl, ठीक है, ऐसे कर करके, ठीक है, ऐसे कर करके, इस तरह से इसका सीरीज, एक सेकंड, इस तरह से इसका सीरीज इस तरफ एक्सटेंड करते जाओ। ठीक है, ये हमारा BeCl2n। तो यहाँ पे भी इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। तो यहाँ पे भी डी ऑर्बिटल क्या है हमारा, इन्वॉल्व नहीं। तो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व कितने केस में हुआ, एक इधर Cl3n में, एक ये दो होगा हमारा आंसर। ठीक है, ओके सर। आई थिंक इसका आंसर गलत दिया है शायद, नहीं तो ओके। और कुछ डाउट, और कुछ डाउट है, और कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो ठीक है, तो इवनिंग में हम लोग सॉल्ट एनालिसिस आज शुरू करेंगे। ठीक है, और आप लोग ये जो टेस्ट पेपर्स देते हैं उसके बाद फिर एनालाइज किया कीजिए कि किस चैप्टर में आपको कितना रिवीजन जरूरी है। ठीक है, अगर किसी को लगता है किसी चैप्टर में और प्रैक्टिस का जरूरत है तो हमको कांटेक्ट करिए, हम और क्वेश्चन आपको देंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और टॉपिक वाइज लास्ट टाइम क्लास के एंड में हमने पूछा था कि किसी टॉपिक्स में कुछ डाउट है, तो आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स बताया था। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग वो टॉपिक्स को थोड़ा जो भी हमारा ट्यूसडे को फ्राइडे को क्लास होता है तो उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ बोलना है किसी को? कुछ नहीं, तो चलो ठीक है। कुछ डाउट किसी को आज जो डिस्कस किया उसमें, या फिर और कुछ डाउट है? चलो ठीक है, तो देन वी आर एंडिंग द क्लास सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।